अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफ़र। कनाडा से आप देख रहे हैं हमारा कनाडा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आपको मैंने इस और पिछले हफ्ते में कुछ वीडियोस अपलोड करके दी है कनाडा में रेंटल सिचुएशन की, और आपको मैंने ऑप्शंस दिखाई हैं कि अगर अपार्टमेंट में रहना हो तो अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, 1 बेड या 2 बेड। उसके अलावा अगर टाउन हाउसेस लेने हो तो वो कैसे होते हैं। इसी सिलसिले में मुझे सुहेल साहब ने कॉल किया। सुहेल साहब कहते हैं कि बिलाल भाई, आप जो वीडियोस बना रहे हैं मेरे पास काफ़ी अच्छी इंसाइट है शेयर करने के लिए। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, बताइए प्लीज़। तो सुहेल साहब कहते हैं कि मेरे साथ एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि देखने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब एक्चुअली उस सिचुएशन से हम गुजरे तो वो जो सर्कमस्टांसेस हमारे लिए बन गए थे, तो रोना आता था। इतनी मुश्किल हो गई हमारे लिए, हालांकि हम चाहते थे कुछ सहूलत हो। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि ये आज से 2 साल पहले की बात है। टाउन हाउस में हम लोग मूव हुए थे, तो हमने 1 साल की लीज साइन की थी। टाउन हाउस वैसे तो हमें बहुत पसंद आया था, देखने में भी अच्छा था और मेरे ऑफिस से भी करीब था। मतलब लोकेलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि लेने की मेन वजह ये थी कि उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स बहुत अच्छी थी और हमें बहुत सूट करती थी। मैंने कहा किस लिहाज से अच्छी थी? तो सोहेल साहब बताते हैं कि वो टाउन हाउस इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि दफ्तर से उसका फासला सिर्फ 5 मिनट का था। तो मैं ये चाहता था कि कम से कम डिस्टेंस मुझे तय करना पड़े। तो उस वक्त फातिमा कोई जॉब नहीं करती थी। मैंने कहा फातिमा कौन? कहती है कि फातिमा मेरी वाइफ। फातिमा उनकी वाइफ है और एक उनकी बेटी है किंजा। तो सुहेल साहब कहते हैं कि फातिमा क्योंकि काम नहीं करती थी तो वो घर पर ही होती थी किंजा के साथ। किंजा 9 महीने की थी और वो अभी क्रॉल करती थी फर्श के ऊपर। तो कहते हैं कि बच्ची का ध्यान रखना होता है, तो इस वजह से फातिमा फ़िलहाल जॉब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तो कहते हैं कि मसला ये हुआ कि हम जब टाउन हाउस देखने गए तो हमें बहुत पसंद आया, और उसकी जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन भी ऐसी थी कि दफ्तर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था, और ये मेन वजह थी कि हमने उसको सिलेक्ट किया था। एक और वजह ये थी कि वहाँ से मस्जिद भी बहुत करीब थी, मतलब 2 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस था मस्जिद से। तो ये भी बात हमें बहुत पसंद आई कि चलो नमाज़ पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। और फातिमा कहती थी कि मैं खुद भी जब आप नहीं होंगे घर पर, कभी नमाज का वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर मस्जिदों में क्या होता है कि विमेन सेक्शन भी होता है, वहाँ पर लेडीज़ जाकर पढ़ती हैं नमाज। तो फातिमा कह रही थी कि मैं भी पढ़ लिया करूँगी। तो पार्क भी करीब था और रेस्टोरेंट्स, मार्केट भी ड्राइविंग, मतलब कि हार्डली 4 to 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर थे। तो ये सारी वजह थी कि इन्होंने उसको सिलेक्ट किया। तो सोहेल साहब कहते हैं कि टाउन हाउस बहुत अच्छा था, काफ़ी खुला भी था, और जब हम विज़िट कर रहे थे तो उसमें कारपेट भी डला हुआ था। तो हमें पहले एक्सपीरियंस नहीं था कारपेट के साथ कोई, तो हमें तो सोचा कि अच्छा ही है अगर कारपेट है, क्योंकि कारपेट की वजह से क्या होता है कि एक तो इंसुलेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है, मतलब सर्दियों में आपको सर्दी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि कारपेट की वजह से थोड़ी सी वार्म और कोज़ी फील आती है। दूसरा ये कि कारपेट जब डला होता है तो चलने से आवाज़ भी ज़्यादा नहीं आती, मफल हो जाती है आवाज़, क्योंकि टाउन हाउस साइड बाय साइड बने होते हैं। तो जितना ज़्यादा अगर अरेंजमेंट किया जा सके कि आवाज़ कम से कम हो तो अच्छा है। तो देखने में भी अच्छा लगता था। तो हमने तो ज़्यादा इसका फ़ील नहीं किया, लेकिन जब हम रहने लगे तो हमें पता चला कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा वो क्या? तो उसके लिए मैं आपको साथ साथ ये वीडियो भी दिखाता जाता हूँ। ये वो टाउन हाउस तो नहीं है, लेकिन एक फ़ील आ जाती है साथ में उसी की तरह का एक आप अगर देख रहे हो रेंटल अपार्टमेंट हो या अकोमोडेशन जो भी। तो वो कह रहे थे कि जब हम मूव हुए तो पता चला कि नीचे जो रहते हैं उनको हमारे चलने की आवाज़ से भी दिक्कत है। मैंने कहा सुहेल साहब, ठहरे 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 ठहरे, पूरी डिटेल्स बताएं ताकि पता चले कितना बड़ा टाउन हाउस था तो उसमें आप शिफ्ट हुए, ताकि व्यूअर्स को सही तरह से अंदाज़ा हो। कहते हैं कि काफ़ी बड़ा टाउन हाउस था, मतलब आप अगर अंदर एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई 8 मरले का कम अज़ कम घर होता है। उस तरह से खुला सा टीवी लाउंज और कनेक्टेड किचन, साथ में पैटियो और मैकेनिकल रूम जिसमें लॉन्ड्री और वॉशर, और ऊपर कमरे थे। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हमें ये टाउन हाउस मिला। तो जब इसके किराए की बारी आई तो कह रहे थे कि इसका किराया है
$2700 और पार्किंग एक्स्ट्रा है, हर चीज़ एक्स्ट्रा है, मतलब कुल मिला के तकरीबन 31 से $3200 बन जाता है एक महीने का। तो कहते हैं कि मैं इस वजह से ये कीमत देने के लिए आमादा हो गया, क्योंकि ज़हनी सुख बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ऑफिस से कम डिस्टेंस होना चाहिए। बंदा कभी वक्त से लेट भी हो जाता है तो टेंशन ना हो, फ़ौरन से पता हो कि 5 मिनट की ड्राइव है, वापस आते वक्त भी कम से कम जब वक्त लगता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इस वजह से मैंने ली थी। फिर आपको मैंने बताया कि मस्जिद भी पास थी, मार्केट भी पास थी, इस वजह से मैंने ये ले लिया। लेकिन जब मूव हुए हम, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि इस तरह की स्ट्रक्चर्स में क्या मसाइल हो सकते हैं। वो होता है ना, जब तक खुद वास्ता ना पड़ा हो तब तक इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। तो कहते हैं कि एक तो हमारी जो बेटी है किंजा, वो क्रॉल करती थी। तो ये जो हमने टाउन हाउस लिया था ये इस तरह से था कि नीचे एक सीनियर बंदा रहता था, मतलब सीनियर यहाँ बुजुर्ग को कहते हैं। अभी देखें ये जिस तरह से कितना माशाल्लाह खूबसूरत टाउन हाउस है, खुला सा एरिया है ये। तो कहते हैं कि उनको जो टाउन हाउस मिला उसके नीचे एक बुजुर्ग बंदा रहता था। यहाँ काफ़ी इस तरह से होता है कि जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, मर्द हों या ख़वातीन, इन देयर 80s 90s, वो इस तरह से अपार्टमेंट्स में या टाउन हाउस के पोर्शंस में रहते हैं। पूरी फैमिली जो होती है, बच्चों की शादियाँ वादियाँ हो गई हुई होती हैं या वो चले गए हुए होते हैं, अकेले बुजुर्ग रह रहे होते हैं पेंशन पर, या कोई भी उनकी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है थोड़ी बहुत, तो वो बस अपना आराम से गुजर बसर करते हैं। तो कहते हैं कि हम जो लिविंग रूम में चलते थे तो उससे भी उनको दिक्कत होती थी कि हमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से सुनने मिला कि आप तेज़ तेज़ ना चला करें। तो हमने सोचा कि यार एक तो $3200 भी पे करें, फिर ऊपर से हम तेज़ भी ना चलें, और हम अपने घर में हमने कोई स्टैम्पीड तो लगाई नहीं होती, बस इंसान नॉर्मल ही चलता है, लेकिन उससे भी दिक्कत है। फिर ऊपर ये जिस तरह से कारपेटिंग हुई हुई है, समटाइम्स जिस तरह से कारपेटिंग हुई हुई होती है टाउन हाउसेस में, तो उनके टाउन हाउस में हुई हुई थी। तो वो कहते हैं कि हमारी जो बच्ची है किंजा, वो क्रॉल करती थी। तो जो कारपेट था हमने तो जल्दी में ले लिया था, क्योंकि हमने वेकेट करने की डेट दे दी हुई थी पिछले मालिक मकान को, और अब हमारे पास वक्त नहीं था ज़्यादा, हमें बस जल्दी में कोई फ़ैसला करना था, तो हमने ले लिया। ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन कारपेट की डीप क्लीनिंग नहीं हुई हुई थी, और पता नहीं वो कारपेट कब से डाला गया था उस टाउन हाउस में, कभी उसकी सफाई हुई थी भी या नहीं। तो ये हमसे गलती हो गई कि हमने लेने से पहले कारपेट के बारे में नहीं पूछा कि वो कब डाला गया है, उसकी क्लीनिंग कभी हुई भी थी या नहीं। तो यहाँ जब से शिफ्ट हुए तो मेरा बुरा हाल, मेरी बीवी का बुरा हाल, मेरी बेटी का बुरा हाल, मतलब आंखों में खारिश, छींकें और नज़ला हो गया हमें। हालांकि गर्मियाँ थी लेकिन उसके बावजूद हमें नज़ला ज़ुकाम हो गया, और आंखों में इतनी उलझन होती थी, इतनी खारिश होती रहती थी कि आई ड्रॉप्स डालें जो मर्ज़ी करें, लेकिन जाती ही नहीं थी। फिर थोड़ा सा मुझे और मेरी वाइफ को एज़मा का भी इशू है, तो हमने चेक करवाया तो उन्होंने भी डिटेक्ट किया कि काफ़ी एलर्जी इनको हुई हुई है। तो हमने फिर रिक्वेस्ट की कि ये कारपेट की तो हमें क्लीनिंग करवा दे। तो उन्होंने कहा कि ये कारपेट बिल्कुल क्लीन था जब हमने आपको दिया था, तो उस वक्त अगर आप कुछ कहते तो कुछ हो सकता था। अब तो आपको शिफ्ट हुए हुए 1 हफ्ता हो गया है, हमें नहीं पता कि आपने क्या क्या किस तरह से यूज़ किया हो, तो अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। अब आपने करवाना है तो खुद आप करवा लें इसको। इन्होंने कहा कि कारपेट उतार सकते हैं हम, उन्होंने कहा नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट ऑफ, आप इसको साफ करें, सफाई का ख्याल रखें, तो बस मसला हल हो जाएगा। तो कहते हैं कि हमसे तो नहीं हुआ, हमने करने की कोशिश की एक कमरे में, तो बहुत ज़्यादा वक्त लगा, मतलब आधा घंटा लगा हमारा एक कमरे को वैक्यूम क्लीन करने में। थोड़ी सी उसकी रंगत साफ हुई, लेकिन उसमें इतना कचर गंद था, पता नहीं कहीं कोई चाय गिरी हुई थी, बियर गिरी हुई थी, पता नहीं पिछले जो टेनेंट्स थे उन्होंने कोई पेट्स रखे हुए थे, उनका यूरिन था क्या नहीं। तो कहीं एक स्पॉट पर हमें कोने में फंगस भी नज़र आई, तो हमें तो बिल्कुल भी वो हमसे तो नहीं मैनेज हो रहा था। तो हमने सोचा कि किसी क्लीनिंग कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं। तो क्लीनिंग कंपनी ने कहा कि अच्छा हम आकर देखेंगे कि एरिया के, उन्होंने पहले तो पूछा कि कितना एरिया, हमने कहा हमें नहीं पता, हम इतने टेक्निकली ओरिएंटेड नहीं है कि हम अंदाज़ा कर सकें। हमने कहा कि आपको वीडियो कॉल पर दिखा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नियर बाय ही हैं, तो हम अपना एक टेक्नीशियन भेजते हैं, वो आकर स्क्वायर फुटेज देखेगा तो आपको फिर कोट देता है।
तो उसने जब स्क्वायर फुटेज देखी आकर तो उसने कोट दिया ओवर 1.5 ग्रैंड। ना वी वर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन बजट, इतना महंगा हमने लिया हुआ था। हम तो एक एक हमारा तो डॉलर गिना हुआ होता है। फातिमा पहले ही काम नहीं करती, खाली मेरी ही कमाई पर सब चल रहा था, तो हम कहाँ से लाते। तो इतनी हमें परेशानी हुई, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमें ये साफ़ करवा दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर हमने सोचा कि हम इससे मूव आउट कर जाते हैं, तो उन्होंने कहा नो, यू कैन नॉट डू दैट। अब आप लीज़ साइन कर चुके हैं, ये 1 साल की लीज़ है, इसके लिए आपको ये लीज़ पूरी करनी ही होगी, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। वो कह रहे थे कि अगर आपको 1 साल से पहले जाना है तो आपको हमें 60 डेज़ एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं कि ये लग जाए। अगर लग गया तो आपकी जान छूट जाएगी और आप जा सकते हैं। अगर ना लगा तो जब तक ना लगा आपको किराया देते रहना पड़ेगा। ये होता है लीज़ का चक्कर। तो 1 साल बाद जब लीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप 60 डेज़ का नोटिस देंगे और फिर वहाँ से मूव आउट कर सकते हैं। तो ये लीज़ की वजह से काफ़ी इंसान बाउंड हो जाता है, क्योंकि अक्सर जॉब्स अप्लाई करते-करते कभी कोई अच्छी जॉब मिल भी जाती है ऑफ़र। तो अगर वो किसी दूसरे सिटी में हो तो बंदा इस मुसीबत में फंस जाता है कि फ़ौरन उसको जॉइन नहीं कर सकता, या अगर 2 मंथ्स के नोटिस से भी जॉइन करे तो उसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि मीनवाइल कोई दूसरी पार्टी लीज़ ले लेगी इनसे। तो इस वजह से इंसान काफ़ी बाउंड हो जाता है। तो सुहेल साहब कहते हैं कि हमारा वो पूरा साल बहुत डिप्रेशन में गुज़रा था। हालाँकि इतने पैसे भी जेब से जा रहे थे, 31-3200 डॉलर, और हमें एलर्जीज़ भी झेलनी पड़ रही थी। हालाँकि हमने चेकअप कराया, मेडिकेशन ले रहे थे, लेकिन किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा था। सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर था कि पैसा देने के बावजूद हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते थे। तो बस अपनी तरफ से जितना हो सका था हमसे, हमने वैक्यूम क्लीनर्स के साथ कोशिश की कि उसको साफ़ कर सकें, लेकिन उस कारपेट में स्मेल थी बहुत ज़्यादा। एक ये भी बहुत इशू था कि उसमें से टोबैको की स्मेल आती थी। तो जब हमने पता किया प्रॉपर्टी मैनेजर से, तो वो कह रहा था कि पॉसिबली जो आपसे पहले रेंट पर रह कर गया है वो चेन स्मोकर था। तो इस वजह से कारपेट के अंदर बसी हुई थी स्मेल टोबैको की। तो हमारे लिए तो इतनी मुसीबत थी, क्योंकि किंज़ा क्रॉल करती थी कारपेट के ऊपर, तो अब उसकी क्रॉलिंग की एज थी बेचारी की, तो उसने तो ये करना ही था। अब कारपेट भी इस तरह से था कि वो जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, टॉप फ्लोर जिसमें कमरे होते हैं, उसमें तो कारपेटिंग थी। जो मिडल वाला फ्लोर था, जो हमारा मेन लेवल था, उसमें कोई कारपेटिंग नहीं थी। उसकी वजह से क्या होता था कि नीचे रहने वाला बुज़ुर्ग जो था, वो शिकायत कर देता था कि ऊपर से बहुत धड़ल-धड़ल की आवाज़ आती है। तो हमें फिर प्रॉपर्टी मैनेजर की कॉल आती थी कि आप प्लीज़ आहिस्ता चलें। तो दिल दुखता था कि इतने पैसे देने के बावजूद मेन लेवल पर हम आहिस्ता क्या चलना होता है बिलाल भाई, आहिस्ता क्या चलना होता है। अपने घर में कोई इंसान, वैसे ही हम रहते थे जैसे इंसान रहता है। हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि बास्केटबॉल खेलते थे घर के अंदर। अब बंदा चलेगा तो चलने की दमक तो होती है, उससे भी उसको परेशानी हो जाती थी। फिर ऊपर जाएँ तो इतना गंदा कारपेट कि उधर तो रहा नहीं जा सकता था। तंग आके हम लोग फिर बाहर निकल जाते थे कि एक तो ध्यान बँट जाए, ज़रा भूल जाएँ इस अकोमोडेशन को। बाहर निकलते थे तो फिर सिर्फ़ इस वजह से, बाहर रहने की वजह से, फिर जहाँ जाते थे तो हम एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते थे, क्योंकि जब आप हो मार्केट में तो फिर आपको इंस्टिंक्ट्स होती हैं, भई ये भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, हालाँकि उसकी ज़रूरत हो ना हो, तो माहौल का असर होता है। तो दैट मेड अस ओवरस्पेंड। खामख़ा में हम वो चीज़ें उठा लेते थे जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती थी।
उसकी वजह से बाद में फिर और पछतावा होता था कि क्या ज़रूरत थी ये लेने की, क्या ज़रूरत थी वो लेने की। मैंने कहा बस सोहेल साहब आपने बहुत अच्छा किया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करके। होपफुली जब मैं सुनाऊँगा ऑडियंस को तो वो घर लेते वक़्त और भी ज़्यादा होशियार रहेंगे, क्योंकि वाक़ई ये एक दफ़ा इंसान को बहुत ही सोच समझ कर फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो जाए तो पूरा साल कम से कम उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है। अब ये तो कोई वाक़ई तरीका नहीं कि $3200 इंसान दे और सिर्फ़ डिप्रेशन ही हाथ आए। तो नाज़रीन ये ज़रूर देखा करें कि आप जिस अकोमोडेशन को कंसिडर कर रहे हैं रेंट करने के लिए, उसके नीचे कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, इफ़ दैट इज़ द केस, और वो कारपेटेड है या नहीं है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या क्लीनिंग हो चुकी है या होनी चाहिए आपके मूव होने से पहले। एक दफ़ा आपने लीज़ साइन कर दी और मूव इन हो गए, उसके बाद आपके इख्तियार से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर ये फ़ैसला करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या रहने के लिए पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ के लिए बेसमेंट्स बेहतर ऑप्शन होती हैं, अपार्टमेंट्स या टाउन हाउसेज़ या डिटैच्ड होम्स? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।